आज की इस क्लास में हम आपको ऑटोमेटिक वोल्टेज स्टेबलाइजर की वायरिंग और ऑटोमेटिक वोल्टेज स्टेबलाइजर का कार्य कंप्लीट बताएंगे। तो यहाँ हमारे पास एक ऑटोमेटिक वोल्टेज स्टेबलाइजर है। इस टाइप का आपके पास कोई भी वोल्टेज स्टेबलाइजर रिपेयर होने के लिए आता है तो आप हमारे वीडियो को देखकर बहुत आसानी से आप उसकी वायरिंग कर सकते हैं। तो वीडियो लंबा ना हो इसके लिए मैंने यहाँ पर एक डायग्राम बना दिया है और इस डायग्राम के माध्यम से हम आपको बताएंगे स्टेबलाइजर की वायरिंग और उसका कार्य। तो यहाँ पर हम आपको सबसे पहले ये बता दें कि ऑटोमेटिक वोल्टेज स्टेबलाइजर में लगने वाले कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं। तो चलिए इनकी हम आपको पहचान करा देते हैं। तो पहचान के रूप में जैसे हम आपको यहाँ पे बता दें एमसीबी जो हमारा होता है, एमसीबी स्टेबलाइजर में स्टेबलाइजर को ऑन ऑफ कराने के लिए इसको लगाया जाता है, या स्टेबलाइजर में या उसके आउटपुट से कोई शॉर्ट सर्किट हो जाती है तो ये हमारा एमसीबी ट्रिप कर जाता है। इसके बाद मैं आपको यहां दिखा दूं, यहां आप देखेंगे यहां पर इनपुट और आउटपुट कनेक्टर लगा होता है। तो यहां सॉकेट नहीं लगती क्योंकि बड़े स्टेबलाइजर में कनेक्टर लगाकर हमें मिलता है और हमें कनेक्टर ही लगाना होता है। तो यहां इस टाइप का आप देखेंगे ये सॉकेट है। तो ये आपको दो सॉकेट मार्केट से खरीद लेना है और यहाँ इनपुट और आउटपुट के जगह पर इस तरह के सॉकेट को टाइट कर देना होता है। तो यहाँ पर हमने अलग अलग दोनों का कनेक्शन बताया है। आपको अभी वायरिंग में हम इसका कनेक्शन बताते हैं। इसके अलावा मैं आपको यहाँ दिखा दूं, ये हमारा आउटपुट और इनपुट सप्लाई को सेलेक्ट करने के लिए ये टू वे स्विच है। तो टू वे स्विच में कनेक्शन के लिए ऐसे आप देखेंगे कि 3 पिनें होती हैं। इसकी सबसे बड़ी विशेषता ये होती है कि ये स्विच अगर आप पुश कर देंगे तो इसमें बीच में भी ये सेलेक्ट होता है और किस सप्लाई को आप सेलेक्ट करना चाहते हैं वह सप्लाई आपका वोल्टमीटर में आता है और वोल्टमीटर एक बार इनपुट और एक बार आउटपुट सप्लाई टू वे स्विच के सेलेक्ट करने से रीडिंग करता है। जैसे मैं आपको दिखा दूं, इसमें कोई भी आपको वोल्टमीटर मिल सकता है, चाहे डिजिटल हो या एनालॉग हो, कनेक्शन सेम होता है। तो मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि वोल्टमीटर का काम केवल वोल्टेज की रीडिंग के लिए होता है। और इसके अलावा यहाँ आप देख सकते हैं इसमें हमने एक मेन एलईडी लगा दिया है। तो मेन एलईडी के रूप में हमने यहाँ पर ग्रीन रंग की एक एलईडी लिया हूं और यहाँ इस एलईडी को कार्य कराने के लिए 100 किलो ओम का यहाँ पर हमने कार्बन कलर रेजिस्टेंस लिया है, ये भूरा काला पीला। इसके अलावा मैं आपको दिखा दूं कि यहां पर आप देखेंगे ये ट्रिगर ट्रांसफार्मर के रूप में, यहां क्योंकि ट्रिगर सर्किट को कार्य कराने के लिए ट्रिगर ट्रांसफार्मर की जरूरत होती है। तो यहां पर इस ट्रिगर ट्रांसफार्मर से मैंने 2 ऑटो कट सर्किट को एक से जोड़ दिया हूं और तीसरा इसमें ट्रिगर सर्किट को स्टेबलाइजर से जो सप्लाई आउट हो रही है उसके ट्रिगर वोल्टेज से मैंने तीसरे रिले का ट्रिगर सर्किट को जोड़ करके सप्लाई दिया हूं। तो हम आपको बता दें ये आपका ट्रिगर ट्रांसफार्मर है। तो यहां पर इस तरह का आपको एक ट्रिगर ट्रांसफार्मर लगाना होता है जिसकी वायरिंग अभी हम कंप्लीट करेंगे। और मैं आपको यहां पर एक जानकारी दे दूं कि यहां ये जो आपका ट्रिगर सर्किट होता है, क्योंकि ये अलग अलग वोल्टेज स्टेबलाइजर में कभी कभी हमें इस तरह से मिल जाता है कि जैसे ये हमारा जो ट्रिगर सर्किट होता है, तो यहां आप देखेंगे कि हमारे पास यहां ये जो ट्रिगर सर्किट है, इस ट्रिगर सर्किट में इनबिल्ट कर दिया गया है तीनों रिले को कंट्रोल कराने के लिए केवल एक ही कार्ड का प्रयोग कर सकते हैं। या फिर आप यहां देखेंगे कि मेरे पास ये भी ट्रिगर सर्किट है, सेम ट्रिगर सर्किट जो यहां पर हमने बनाया है वो सेम सर्किट आपको ये मैं दिखा रहा हूं। अब इसमें चाहें तो इन तीनों को एक साथ आप लगा करके इनका कनेक्शन कर दें, या तीनों को आप इन्हें तोड़ करके भी, आप अगर इन्हें तोड़ते हैं तो इन्हें तोड़ करके अलग भी किया जा सकता है। तो इस तरह से ये 3 अलग अलग है और तीनों को मैंने यहां अलग कर दिया है। किस तरह से कनेक्शन करना है ये मैं आपको बताऊंगा। इसके बाद मैं आपको बता दूं यहां पर रिले लगाया गया है। तो रिले के रूप में यहां आप देख सकते हैं ये जो हमारा रिले लगा है, तो रिले यहां पर हमने 25 एम्पियर का रिले ले लिया है, 24 वोल्ट रिले 25 एम्पियर का। यहां पर ये इस टाइप का रिले आप प्रयोग कर सकते हैं, या फिर कभी आपको जरूरत पड़े कि हमें इनबिल्ट कार्ड के साथ रिले लगाना है तो इस तरह का भी 3 रिले का कार्ड आता है। तो ये इसके लगाने का एक दोष होता है क्योंकि ये लोड पर अगर आप चलाएंगे तो इस टाइप के रिले अक्सर खराब हो जाते हैं।
तो मैं आपको यहां पे बता दूं कि इस प्रकार की वोल्टेज स्टेबलाइजर जैसे आपके 2 किलोवाट, 3 किलोवाट और 5 किलोवाट तक वोल्टेज की वायरिंग में हमें 3 रिले का कनेक्शन मिल जाता है, और इसके बाद भी हम आपको 4 रिले और 5 रिले का भी कनेक्शन आपको बताएंगे, 5 किलोवाट, 6 किलोवाट। तो इस तरह से हम आपको इसके आगे की वीडियो में और प्रकार के वोल्टेज स्टेबलाइजर की वायरिंग बताएंगे। तो आज की टॉपिक में हम यहां पर ये जो हमारा ऑटो ट्रांसफार्मर है, इस ऑटो ट्रांसफार्मर में आप देख रहे हैं जीरो वाले तार को अगर आप गिन लेते हैं तो जीरो वाले तार को लेकर कुल मिलाकर के इसमें 5 तार, ये आपकी मेन वाइंडिंग हो गया, और 2 तार इसमें आप देखेंगे ट्रिगर के रूप में यहां से 024 ट्रिगर वोल्टेज के रूप में यहां से निकल रहा है, जिसका कनेक्शन मैंने लास्ट रिले के अर्थात तीसरे रिले के सर्किट से मैंने जोड़ दिया है। तो चलिए अब इस वोल्टेज स्टेबलाइजर की हम वायरिंग आपको करके दिखाते हैं। इसके एक एक तार का आप फंक्शन जानेंगे और कौन सा तार कहां जोड़ना है इस वीडियो में पूरी तरह से मैं क्लियर कर दूंगा। बस थोड़ा समय जरूर लग सकता है, लेकिन मेरे इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी और काउंटर से इस तरह की मदद नहीं लेनी पड़ेगी कि सर हमें इस टाइप के स्टेबलाइजर की कोई वायरिंग समझ में नहीं आ रहा और आप हमें बताएं। तो इसके लिए हम आपको यहां पर कंप्लीट जानकारी देंगे। तो चलिए यहां जानने के लिए आप ये जान लीजिए, इस वोल्टेज स्टेबलाइजर को कार्य कराने के लिए आपको न्यूट्रल और फेज सप्लाई की जरूरत होती है। तो न्यूट्रल और फेज इसमें कहां दिया जाएगा, तो वोल्टेज स्टेबलाइजर में आप यहां देख सकते हैं, यहां पर न्यूट्रल, यहां पर फेज और यहां पर अर्थ, मानी कनेक्टर जो आप इसमें लगाएंगे, कनेक्टर में आपको 3 जगह तार जोड़ने के लिए पेच लगे होते हैं, उनके पेच को ढीला कर लेंगे और तार को यहां पे जोड़ेंगे। तो आपके घर का जो इनपुट सप्लाई है उसका एक तार जिसे आप न्यूट्रल मानते हैं उसको यहां आप जोड़ देंगे, यहां। तो यहां आप दे दिए न्यूट्रल सप्लाई। तो न्यूट्रल सप्लाई अगर यहां आप देते हैं, हो सकता है नीचे वीडियो में हमारे कट जा रहा हो, तो ये मान के चलिए कि न्यूट्रल का तार जो आपके पोल से आएगा वो यहां दिया जाएगा, और फेज वाला तार जो पोल से आएगा वो यहां दिया जाएगा। तो अब मैं आपको यह बता दूं कि इसमें का न्यूट्रल तार कहां कहां आपको इस स्टेबलाइजर में जोड़ना है। तो न्यूट्रल सप्लाई ये जान लीजिए कि ये न्यूट्रल सप्लाई सबसे पहले यहां से एक तार निकालेंगे, और ये जो आपका मेन ऑटो ट्रांसफार्मर है इसकी जीरो वाले तार से जोड़ देंगे। और मैं आपको बता दूं कि इस ट्रांसफार्मर में जीरो तार की कैसे पहचान किया जाए, मैं आपको इसी वीडियो में क्लियर करके बताऊंगा। और यही जीरो वाला तार आपने यहां से तो जोड़ दिया, तो अब ये न्यूट्रल और कहां जाएगा, क्योंकि न्यूट्रल तो आपका जीरो में आ गया, और ये न्यूट्रल यहां से निकलेगा, तो ये न्यूट्रल निकलकर आपके आउटपुट सॉकेट में जाएगा, जहां से आप अपने घर का कोई लोड उपकरण जोड़ते हैं उस आउटपुट सॉकेट में आएगा। और यही न्यूट्रल आपका यहां से निकलेगा वोल्ट मीटर में, और वोल्ट मीटर से जो आप एक एलईडी लगाएंगे उस एलईडी से, और यही आपका न्यूट्रल सप्लाई जो एक अलग से आप ट्रिगर ट्रांसफार्मर लगाएंगे उसके प्राइमरी का कोई एक तार जोड़ देंगे। हमेशा जो ट्रिगर ट्रांसफार्मर होता है ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है, और इसकी प्राइमरी में आप देखेंगे तो लाल कलर का ये जो प्राइमरी होता है उसका वायर लाल कलर का होता है, तो उसके किसी एक तार से आपको न्यूट्रल का तार जोड़ देना है। और इसके अलावा इसमें न्यूट्रल कहीं नहीं देना है। अब हम आपको बताएंगे इसके बाद की वायरिंग। तो बाद की वायरिंग के लिए जैसे आपने इनपुट सॉकेट से फेज का तार आप जोड़ेंगे, और यहां से फेज का तार आपका जाएगा कहां पे, एमसीबी में। तो एमसीबी में देंगे तो एमसीबी अपने कार्य के अनुसार दूसरे वाले पिन से यहां से फेज सप्लाई निकालेगा। तो निकालने के बाद ये सप्लाई हमारी कहां कहां जा रही है आप ये समझ लीजिए। तो यहां से फेज सप्लाई निकल करके आप देखेंगे तो ये सीधे 2 वे स्विच की इनपुट साइड से जोड़ देना है, और यही फेज सप्लाई आपको सीधे जो आप ट्रिगर ट्रांसफार्मर लगाए हैं, एक तार पे आप न्यूट्रल अभी दिए हैं, तो इसका दूसरा तार आपको जोड़ देना है फेज वाले तार से। और मैं आपको बता दूं कि ये जब एमसीबी अपने दूसरे वाले पिन से फेज सप्लाई को यहां से निकाल रहा है, तो ये और दूसरी जगह कहां जा रहा है ये आप जान लीजिए। तो यहां से जो फेज निकल रहा है, ये फेज सप्लाई यहां से निकल करके आप देखेंगे तो इसको
हम पहला रिले कह सकते हैं या आप इसे इनपुट रिले कह सकते हैं। तो ये हमारा हो गया फर्स्ट रिले। तो ये पहला रिले जो हमारा है, तो आप जानते हैं कि रिले कार्य के अनुसार सामान्य दशा में अगर उसके कॉमन पर कोई सप्लाई आती है तो कॉमन की सप्लाई एनसी से ऑटोमेटिक आउट होने लगेगा, क्योंकि सामान्य दशा में रिले का कॉमन एनसी से जुड़ा होता है। तो इस प्रकार कॉमन पर आपने क्या दिया, फेज सप्लाई। यहां से फेज सप्लाई कॉमन पे आया और एनसी से निकला, तो ये जा कहां रहा है, यहां से एक तार आपको और जोड़ना है और जोड़ने के बाद जोड़ देना है इसका बाइंडिंग नंबर 1 से एनसी का ये पिन, यहां से वायर निकल करके आपके मेन ऑटो ट्रांसफार्मर के पिन नंबर 1 से जुड़ जाएगा। अब अगर आपको यहां डाउट होने लगे कि 1 2 3 4 की पहचान कैसे करें, तो मैं इसको बहुत क्लियर करके इस वीडियो में बताऊंगा। तो किसी भी ट्रांसफार्मर में वायर की पहचान करना आप बिल्कुल मीटर उठाएंगे और आपको पता चल जाएगा कि कैसे इसमें 1 2 नंबर और 3 नंबर का तार कौन है। तो चलिए अब हम जान लेते हैं। इस रिले का हमने कॉमन और एनसी का तार जोड़ दिया है। अब आपको क्या करना है, इस रिले का ओसी वाला तार, यहां से एक तार आप उठाएंगे, तो यहां से उठाने के बाद जिसे हम कहते हैं जंपर, तो यहां से एक तार उठाएंगे, दूसरे रिले का कॉमन जोड़ देंगे। और जब आपका दूसरे रिले का कॉमन जुड़ जाएगा, तो कॉमन जब जुड़ गया तो अब आपका कॉमन और एनसी सामान्य दशा में जुड़ा होता है। फिलहाल ये तो मैं आपको कार्य में वही बताऊंगा, तो अभी आपको मैं कनेक्शन बता रहा हूं। तो इसके कॉमन से आपने जोड़ दिया एक जंपर, अब इसका एनसी कहां से जुड़ेगा, इसके बाइंडिंग नंबर 2 से जोड़ दीजिए। अब क्या बचा, इस दूसरे रिले का ओसी वाला तार बच रहा है, तो ओसी और तीसरे रिले के एनसी के बीच में आप एक जंपर और लगा दीजिए और यहीं से एक तार आप निकालिए और इस तार को निकाल करके आप कहां जोड़ देंगे, इसको जोड़ देंगे मेन ऑटो ट्रांसफार्मर के लूप नंबर 4 से। तो ये हो गया। तो इस तरह से आप 2 रिले का कनेक्शन कर चुके हैं। अब मैं आपको बता दूं कि तीसरे रिले का कॉमन वाला तार, यहां से एक तार आप उठाएंगे, आउटपुट सॉकेट में एक जगह फेज न्यूट्रल दिए हैं और यहां आपको फेज देना है, और यहीं से एक तार उठा करके 2 वे स्विच के किनारे वाले पिन से जोड़ देंगे, क्योंकि आउटपुट वोल्टेज जब यहां आएगा तो स्विच को जब आप जिधर सेलेक्ट करेंगे, इनपुट या आउटपुट सप्लाई जिसको भी आप सेलेक्ट करेंगे, इसके बीच वाले से सप्लाई आपका वोल्टमीटर में आएगा और वोल्टमीटर आपका रीडिंग करेगा और यही फेज सप्लाई आपका सीधे मेन एलईडी में चला जाएगा, जिससे यह पता चल जाएगा स्टेबलाइजर हमारी सप्लाई आउट कर रहा है। तो इस तरह से आपको इसका कनेक्शन कर देना है और कनेक्शन के रूप में इसमें कुछ वायर और हैं। फिर उसके बाद मैं इसके कार्य के बारे में आपको बताता हूं कि वोल्टेज स्टेबलाइजर कैसे वोल्टेज को घटाता है और कैसे बढ़ाता है, कब इसका पहला रिले कटना चाहिए, कब दूसरा रिले कटना चाहिए और कब इसका तीसरा रिले अर्थात आउटपुट रिले कटेगा। तो चलिए अब यहां आप देखेंगे मेन ऑटो ट्रांसफार्मर से मैंने ट्रिगर के रूप में ये ट्रिगर वोल्टेज 24 वोल्ट यहां से निकल रहा है और ये लास्ट रिले अर्थात आउटपुट रिले के ट्रिगर सर्किट से आपको केवल इसे जोड़ देना है। और यहां आप देखेंगे यहां 2 ट्रिगर सर्किट और मिल रही है, तो इसको कहां से जोड़ देना है, जब इस ट्रिगर ट्रांसफार्मर को आप सप्लाई देते हैं तो इसके सेकेंडरी से सप्लाई निकलेगा और सेकेंडरी से सप्लाई निकलने के बाद यहां आप देखेंगे यहां से एसी वोल्टेज निकल करके ये सीधे इस ट्रिगर सर्किट में चला जा रहा है और यहीं से आपका वही एसी 2 और तार यहां उसी वायर में जोड़ करके सीधे इस ट्रिगर सर्किट से आपको जोड़ देना है। तो इस तरह से ये ट्रिगर ट्रांसफार्मर हमारे दोनों सर्किट को कार्य करा रहा है। ये बात आपको समझ में आ गया होगा। कुछ जगह वायरिंग में हमें इस तरह का मिल जाता है कि कभी कभी ये जो सप्लाई है मेन ट्रांसफार्मर्स की जो सप्लाई निकल रही है ट्रिगर वोल्टेज के रूप में, ये लास्ट रिले और सेकंड रिले कनेक्शन में जैसे ये सप्लाई इसको भी कार्य कराएगा और इसको भी कार्य कराएगा और ये ट्रिगर सर्किट ये ट्रिगर ट्रांसफार्मर जो लगा है ये केवल सिंगल रिले को अकेले कार्य कराने के लिए लोग जोड़ देते हैं। तो इस तरह की भी वायरिंग मिल जाती है। वैसे ये वायरिंग आपकी बहुत आसान है, इस तरह से आप करेंगे तो वोल्टेज स्टेबलाइजर आपका वर्क करेगा। तो यहां पर हम आपको बता दें इस तरह से आपको वोल्टेज स्टेबलाइजर के सभी वायर को जोड़ लेना है। अब मैं आपको बता दूं इस वोल्टेज स्टेबलाइजर में वोल्टेज कैसे घट जाता है
और वोल्टेज कैसे बढ़ जाता है, अर्थात हमारे घर की जब इनपुट सप्लाई कम अधिक होती है तो स्टेबलाइजर हमारा कैसे कार्य करता है, इसका पहला, दूसरा और तीसरा रिले किस प्रकार से करता है, तो चलिए जान लेते हैं। तो हम सबसे पहले ये बताएंगे आपको, पता चला कि मेरे घर की इनपुट सप्लाई बहुत कम है, तो ये आप जान लीजिए कि जब आपके घर की इनपुट सप्लाई बहुत कम होती है, मान लेता हूं कि 90 वोल्ट है, 110 वोल्ट है, 115 वोल्ट है, 120, 150 वोल्ट है, तो उस समय क्या होता है कि जब हमारे घर की इनपुट सप्लाई 80, 90, 100 वोल्ट के आसपास होती है, तो उस समय इसमें कोई रिले कार्य नहीं करेगा। कार्य का मतलब यह है कि ये रिले ट्यून नहीं होता है। उस समय सामान्य दशा में सभी रिले वोल्टेज को आउट करेंगे। अब मैं आपको यहां पे बता दूं कि जब मेरे घर की इनपुट सप्लाई कम होती है तो आप देखेंगे कि फेज आप इनपुट सॉकेट में कहां दिए हैं, यहां दिए हैं। तो ये फेज आपका एमसीबी से निकलने के बाद ये पहले रिले के कॉमन में आता है। तो सामान्य दशा में मैंने आपसे कहा है कि सामान्य दशा में इसका कॉमन एनसी से जुड़ा होता है। इस प्रकार इसके कॉमन की सप्लाई इसके एनसी से निकलेगा और एनसी से निकलने के बाद आप देखेंगे ट्रांसफार्मर की बाइंडिंग नंबर 1 में आ रहा है। तो जब ट्रांसफार्मर की बाइंडिंग नंबर 1 में सप्लाई आपकी आती है तो ये ट्रांसफार्मर कार्य करेगा, क्योंकि ये ऑटो ट्रांसफार्मर है, कार्य करेगा, अर्थात ये वोल्टेज को बढ़ाएगा। कैसे? जब किसी ऑटो ट्रांसफार्मर के किसी लूप पे आप सप्लाई देते हैं तो दी गई सप्लाई के बाहर की कॉइल जितनी होगी वो वोल्टेज को बढ़ाएगा। जैसे वोल्टेज को यहां 1 नंबर पे आपने सप्लाई दे दिया तो इसके 2 से सप्लाई बढ़ जाएगी, 3 से और 4 से बढ़ जाएगी, क्योंकि ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर की बात यहां ऑटो ट्रांसफार्मर हमारा कार्य करेगा। तो दी गई सप्लाई के बाहर की कॉइल, क्योंकि ये ट्रांसफार्मर का सिद्धांत है, दी गई सप्लाई के बाहर की कॉइल, अर्थात यहां आप सप्लाई दिए हैं तो इसके बाहर की कॉइल 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर है, तो 4 पर वोल्टेज सबसे ज्यादा आपको मिलेगा और वो ज्यादा वाली सप्लाई कहां आएगा, दूसरे रिले के ओसी पर आएगा, जहां से एक जंपर तीसरे रिले के एनसी से जुड़ा होता है। और एनसी आप जानते हैं कि तीसरे रिले का एनसी और कॉमन जुड़ा होता है। इस प्रकार इसके एनसी और कॉमन को आप ये समझ लीजिए ये सामान्य दशा में जुड़ा हुई, ये आपस में जुड़ा होता है। तो इस प्रकार इसके एनसी पर जो सप्लाई आ रही है वो इसके कॉमन से निकलेगा और वो कॉमन से स्टेबलाइज वोल्टेज आपका आउटपुट सॉकेट में आएगा और वहीं से आपने कनेक्शन कर दिया है 2-वे स्विच और एलईडी का, तो उसमें भी सप्लाई जाएगी। तो इस तरह से आपका यह वोल्टेज स्टेबलाइजर इस समय वोल्टेज को बढ़ा के निकाला। अब पता चला कि जब हमारे घर में सप्लाई कम आई थी तो इसने बढ़ाया वोल्टेज। अब पता चला वही सप्लाई हमारे घर की थोड़ा सा और बढ़ जाती है तो उस समय ये वोल्टेज को घटाएगा कैसे? तो जब आपके घर की इनपुट सप्लाई ज्यादा हो जाती है तो आपका यहां पर ये पहला रिले कट जाएगा। तो पहला रिले जब कटेगा तो उस समय इसका ट्रिगर सर्किट कार्य करेगा। अभी हम आपको बताएंगे ये ट्रिगर सर्किट का एक एक ट्रांजिस्टर और इसका रेजिस्टेंस कंडेंसर कैसे फंक्शन करके इस रिले की कॉइल को वोल्टेज देता है, हम इसकी भी आपको जानकारी देंगे। पहले तो आप ये जान लीजिए कि मेरे घर की सप्लाई जैसे थोड़ा सा बढ़ेगा तो ट्रिगर सर्किट कार्य करेगा, जिससे ये हमारा रिले कट हो जाएगा। और इस रिले के कटते ही क्या होगा, इसका कॉमन एनसी को छोड़ देगा। क्यों छोड़ देगा? क्योंकि इस रिले के कॉइल में प्लस माइनस सप्लाई आ जाती है और इसमें मैग्नेट बन जाता है, जिससे इसका कॉमन एनसी को छोड़ देता है और ओसी से जुड़ जाता है। तो इस प्रकार रिले अपने कार्य के अनुसार कॉमन पे जितनी सप्लाई थी उसको ओसी से निकाला और ओसी से निकालने के बाद दूसरे रिले के एनसी से निकाल करके ये भेज दिया कहां पे, बाइंडिंग नंबर 2 में। अब यहां समझने वाली बात है, इसके पहले फेज सप्लाई जब 1 पे आया था तो आप बताइए जब 1 पर आया था तो 2, 3, 4 से वोल्टेज बढ़ा था, लेकिन इस बार जब ये कट गया तो फेज सप्लाई 2 पे आ रहा है, तो बताइए 4 का वोल्टेज घटेगा कि नहीं घटेगा? तो हम आपको बता दें यहां 4 का वोल्टेज घटेगा। तो ये घटी वाली सप्लाई आपका यहां से निकल करके दूसरे रिले के ओसी में आता है, क्योंकि ये तो कटा नहीं है। तो इस प्रकार वही सप्लाई तीसरे रिले के एनसी पर आ जाता है जंपर के द्वारा, यहां जंपर के द्वारा, और ये रिले भी नहीं कटा है। तो सामान्य दशा में रिले का कॉमन एनसी जुड़ा होता है, तो एनसी पर आ रही सप्लाई इसके कॉमन से पुनः आउट हो जाएगा और पहले की तरह सप्लाई आउटपुट सॉकेट और जहां भी जा रहा है हमने कनेक्शन में आपको बता दिया है। तो इस तरह से ये वोल्टेज आपका आउटपुट सॉकेट 2-वे स्विच और बत्ती में चला जाएगा। अब पता चला कि वोल्टेज और थोड़ा बढ़ गया, तो इनपुट सप्लाई जैसे और थोड़ा बढ़ेगा तो आप ये जान लीजिए अब की बार दूसरा रिले कटेगा। और जैसे इसका दूसरा रिले कटेगा तो यहां आपको मैं बता दूं कि फेज सप्लाई आपका इसके कॉमन पे आता है और जब ये कट गया तो इसके ओसी को दिया और इसका ओसी इसके कॉमन को दिया, और जब ये भी कट गया तो वही फेज सप्लाई इसके ओसी पर आ गया।
तो इस बार जब ये फेज सप्लाई इसके ओसी पर आया तो वही ओसी वाली सप्लाई इसके एनसी पर आ गया। अब यहां आप ये जान लीजिए, इस बार जो बड़ी वाली सप्लाई हमारे घर में आई है, अर्थात हमारे घर में 200 वोल्ट लगभग आ गया, 220 आ गया, तो बताइए हमें स्टेबलाइजर की क्या जरूरत है। तो इस समय स्टेबलाइजर में इस तरह से डिजाइन किया गया है कि जितनी सप्लाई इनपुट जितनी बढ़ के आई है वही सप्लाई डायरेक्ट आउट हो जाएगा। जैसे पता चला यहां 220 आ गया, तो ये 220 वोल्ट की सप्लाई यहां आई, ये कट चुका है, तो इसके ओसी से निकलेगा 220, फिर इसके कॉमन पर आएगा, ये भी कट चुका है, तो 220 यहां आ जाएगा। तो जब ये भी कट चुका है तो 220 यहां भी आ गया। अब जब 220 यहां आ गया तो अब हमें ट्रांसफार्मर में देखिए सप्लाई नहीं जा रही है, वही सप्लाई सीधे तीसरे के एनसी पर आ रहा है, और ये एनसी की सप्लाई कॉमन से निकलेगा, क्योंकि ये तो कटा नहीं है, तो एनसी पर जितनी सप्लाई है वो कॉमन से आउट हो जाएगा। आउट होने के बाद आप जानते हैं आउटपुट सॉकेट, टू वे स्विच और बत्ती भी आप पहले से ही जोड़ दिए हैं। तो मेरे ख्याल से आपको यह समझ में आ गया होगा कि इसका पहला और दूसरा रिले कटेगा तो सप्लाई किस प्रकार से आउट होगा। अब मैं आपको बताऊंगा कि जब आपका तीसरा रिले कटेगा, अर्थात आपके घर की इनपुट सप्लाई थोड़ा सा और ज्यादा हो जाती है, तो इसका तीसरा रिले कट जाएगा, और जब तीसरा रिले कट जाएगा तो इसका एनसी जो है, इसका एनसी और कॉमन अलग अलग हो जाएगा, अर्थात इसके कॉमन से अब एनसी की सप्लाई नहीं आउट होगी। तो मैं आपको बता दूं कि जब दूसरा रिले आपका कटा था तो फेज सप्लाई इसके एनसी पर जो आ रहा था वही फेज लौट करके आप ये जान लीजिए चला गया था इसके बाइंडिंग नंबर 4 में। तो अब जब ये तीसरा रिले मेरा कट जाएगा तो इसका एनसी कॉमन को छोड़ देगा, तो जब इसका एनसी कॉमन को छोड़ देगा तो वो फेज सप्लाई आपकी यहां से लौट जाएगी और लौट करके बाइंडिंग नंबर 4 में आ जाएगा। तो आप हमें ये बताइए कि मैंने आपको अभी एक सिद्धांत बताया है कि दी गई सप्लाई के बाहर की कॉइल वोल्टेज को बढ़ाने का कार्य करता है कौन? ऑटो ट्रांसफार्मर। अब यहां पर फेज सप्लाई हमारी इसकी बाइंडिंग नंबर 4 में आ रहा है, तो 4 में आ रहा है तो दी गई सप्लाई अब किस पे आ रहा है? 4 पे आ रहा है। तो यहां 3 2 1 का वोल्टेज स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की भांत ये ट्रांसफार्मर जब वर्क करेगा तो इस पे घटी हुई सप्लाई हमें मिलेगी, अर्थात 4 पर फेज सप्लाई इस बार आ गया है। क्यों आ गया है? क्योंकि तीसरा रिले कट गया है तो 4 पर फेज आ जाएगा। तो आप बताइए जब 4 पे फेज आ गया तो 4 की अपेक्षा 3 का वोल्टेज यहां डाउन होगा कि नहीं डाउन होगा? तो चलिए मैं आपको बता देता हूं, यहां 3 का वोल्टेज डाउन हो जाएगा, और ये डाउन वोल्टेज आप देखेंगे ये डाउन वोल्टेज तीसरे रिले के ओसी में आ जाएगा, और जैसे इसके ओसी में आएगा तो इसका ओसी कॉमन जुड़ा है क्योंकि ये कट चुका है। अब इसके ओसी पर जितनी सप्लाई आ रही थी वो इसके किससे निकलेगा? कॉमन से, और इसके कॉमन से निकलने के बाद सप्लाई कहां चला जाएगा? पहले की तरह आउटपुट सॉकेट, टू वे स्विच और बत्ती में। तो मेरे ख्याल से आपको स्टेबलाइजर में वोल्टेज कैसे आउट होता है, कैसे नहीं आउट होता है, तो ये तो समझ में आ गया, और कैसे इसका रिले वोल्टेज को कम ज्यादा करता है ये आपको समझ में आ गया होगा, और ये भी समझ में आ गया होगा तीनों ट्रिगर सर्किट को कैसे हमें कनेक्शन देना है ये समझ में आ गया होगा। लेकिन आप ये सोच रहे हैं कि फालतू की बातें सब ना करते सीधे टॉपिक पे आते, तो चलिए हम टॉपिक पे आते हैं। यहां पर आपको बता दें ट्रांसफार्मर के वायर की पहचान, क्योंकि मैं आपसे शुरू में बताया था कि अभी मैं आपको ट्रांसफार्मर में वायर की पहचान बताऊंगा। तो ये जो ऑटो ट्रांसफार्मर होता है ये आपको कभी 4 तार में, जैसे 4 तार में, 5 तार में, 6 तार में, तो 018 छोड़कर या 024 छोड़कर तो ये वायर एक बाइंडिंग में आपको मिल जाता है। तो आज मैं आपको 3 रिले में 4 तार के ऑटो ट्रांसफार्मर का कनेक्शन समझाया हूं। तो इसमें आपको 0 1 2 3 और 4 नंबर की पहचान करना मैं आपको बता दूं। तो देखेंगे आप इसमें पहचान के लिए जो आपका ये 024 है ये बाइंडिंग अलग होती है, और इनके वायर से इनका वायर काफी पतला होता है, ये प्रेजेंट माइंड आप लगा सकते हैं। और दूसरी बात, इनके बीच जब कंटिन्यूटी चेक करेंगे तो आपका ये दोनों तार का कंटिन्यूटी इनके किसी वायर से नहीं बताएगा। और मैं आपको बता दूं तो ये आपका ये पता चल जाएगा कि ये ट्रिगर वोल्टेज का तार है। अब इसमें जो भी तार आपको मिलेगा इन सबकी कंटिन्यूटी आपको आपस में मिलेगा। तो आप चाहे डिजिटल मीटर ले लीजिए या सीरीज बोर्ड ले लीजिए,
तो यहां पर डिजिटल मीटर मेरे ख्याल से आप लेते हैं तो आपके अंदर कभी डाउट नहीं रहेगा। तो चलिए यहां पर वायर की पहचान करना मैं आपको बताता हूं। तो यहां आपको देखना क्या है, इसमें देखेंगे जीरो तार, हम इसको माने हैं तो आप ये सोचेंगे कि जीरो यहां माना गया है तो यहां भी जीरो माना जा सकता है, क्योंकि सिंगल तार यहां भी है और सिंगल तार यहां भी है। तो आपको करना क्या है, सिंगल तार के बगल आपको एक डबल तार मिलेगा ट्रांसफार्मर में, इन दोनों के बीच का रेजिस्टेंस चेक कर लीजिए और फिर यहां सिंगल तार के बीच में एक डबल वायर मिलेगा, इसके बीच रेजिस्टेंस चेक कर लीजिए। बस क्लियर हो गया। जिस दो वायर के बीच में सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस मिले, जिन दो वायर के बीच में सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस मिले, वहां आपको यह सोचना है कि वो दोनों तार हमारा क्या होगा। पहला काम तो जान लीजिए, वो दोनों तार के बीच की कॉइल प्राइमरी कॉइल होगी और जिसके बीच में रेजिस्टेंस बहुत कम मिले वो सेकेंडरी कॉइल है। तो इसका मतलब ये हो गया, ये नहीं है, जिसके बीच में ज्यादा रेजिस्टेंस मिला है उसका सिंगल वाला वायर जीरो आप मान लेना, उसके बगल 1 2 3 4 क्रम वाइज मान करके आप अपने रिले से इसका कनेक्शन कर देते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको यह जानकारी समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको बता दूं, ये जो आपका ट्रिगर सर्किट है, अभी हमने आपसे कहा था कि इसके एक एक कंपोनेंट की जानकारी दूंगा कि आपका ये रिले का कॉइल कैसे प्लस माइनस वोल्टेज को पाता है, तो ये रिले आपका कट जाता है। तो मैं आपको यहां पे बता दूं कि जैसे ये कार्य करेगा वैसे ये कार्य करेगा और वैसे ये कार्य करेगा। तो हम आपका ज्यादा समय नहीं लेंगे, एक ट्रिगर सर्किट को अगर आप समझ लेते हैं तो ठीक उसी प्रकार से ये और ठीक उसी प्रकार से ये फंक्शन करता है। और इसके आगे के वीडियो में हम आपको ये जो ट्रिगर सर्किट है इसमें आईसी लग के आती है, हम उसका भी अध्ययन आपको कराएंगे। तो यहां चलिए इसको हम कंप्लीट कर लेते हैं। तो यहां आप ये जान लीजिए कि ट्रिगर ट्रांसफार्मर का ये सेकेंडरी इस ट्रिगर सर्किट से जुड़ जाता है। तो ये जब वोल्टेज यहां पर आएगा तो वही वोल्टेज आप यहां देखेंगे दोनों डायोड में आ जाता है। तो ये डायोड क्या पास करेगा, इसके कैथोड से क्या निकलेगा, ये इसका एनोड है और ये इसका, यहां पे थोड़ा सा जगह यहां, चलिए यहां लिख देता हूं, ये इसका कैथोड है। तो यहां कैथोड है ये, तो यहां से आपका कौन सी सप्लाई निकलेगी, प्लस सप्लाई निकल करके रिले के कॉइल में यहां आ जाएगा धन। अब इस कॉइल में अगर माइनस आ जाता तो ये तुरंत आपका ये जो रिले कॉइल है कट जाता है, लेकिन ऐसा इसलिए नहीं होता कि यहां अगर माइनस आ जाएगा तो यहां दो फंक्शन होगा। क्या होगा, एक फंक्शन तो आपका डायरेक्ट हो जाएगा जिससे हमेशा रिले कटा ही रहेगा, दूसरा क्या होगा, कॉइल आपकी जल जाएगी। तो यहां आप नियम से समझ लेंगे। तो यहां धन आ गया, यहां माइनस कब आएगा कि जिस पे आपने अपने ऑटो कट सर्किट को ट्यून कर दिया है, क्योंकि ट्यूनिंग के लिए यहां पर एक प्रीसेट लगा होता है, इसके ट्यून करने के बाद ही यहां वोल्टेज जब आपके घर का बढ़ता है तब ये रिले करता है। तो चलिए यहां आ गया धन और वही धन सप्लाई आप देखेंगे 1.5 किलो ओम रेजिस्टेंस लगा करके यहां इस प्रीसेट पे आ गया। तो जब यहां प्रीसेट पे धन आ गया तो यहां पर है माइनस सप्लाई, क्योंकि जब किसी एसी में से आप प्लस निकाल लेते हैं तो उसमें बचता क्या है, यहां एसी है, एसी में से अगर आपने डायोड लगा के प्लस निकाल लिया तो यहां क्या बचा, माइनस। तो ये माइनस सप्लाई आपकी, मैं यहां पे माइनस का एक सांकेतिक चिन्ह बना देता हूं, ये माइनस वोल्ट हो, जिसे आप ग्राउंड भी कहते हैं, कहीं कहीं GND लिखा होता है। तो ये माइनस वोल्ट हो गया। अब ये माइनस वोल्ट यहां कैसे आ रहा है ये देखिए, तो यहां माइनस है यहां प्लस है। प्रीसेट को जब आप ट्यून कराते हैं तो ट्यून की गई सप्लाई से ज्यादा सप्लाई जब इस प्रीसेट पे आ जाता है तो ये प्रीसेट उस सप्लाई को पास करता है और पास करने के बाद आप यहां देखेंगे BC547 एक ट्रांजिस्टर लगा है, यहां पर ये जीनर का काम करता है। और जीनर आप जानते हैं कि जीनर वोल्टेज में पाया जाता है कि जीनर अपने मान से अधिक सप्लाई को अगर पाता है तो वो अपने मान से अधिक सप्लाई पाएगा तो वो भी उस सप्लाई को आगे भेजेगा। तो अर्थात ये जितने मान का जीनर होता है, यहां पर ट्रांजिस्टर जीनर के रूप में यहां ट्रांजिस्टर प्रयोग किया गया है। BC547 इसका बेस और कलेक्टर शॉर्ट कर दिया गया है, अर्थात इसके इमीटर का वोल्टेज बढ़ेगा। तो यहां आप देखेंगे इसके बेस का वोल्टेज बढ़ करके 220 ओम रेजिस्टेंस के द्वारा
ये दूसरे ट्रांजिस्टर अर्थात यहां पे आप देखेंगे C1351, यहां पर 2N5296 लग सकता है, C1351, 2N5296 लग सकता है, C2073 लग सकता है। तो इस तरह से जो भी नंबर का ट्रांजिस्टर यहां पे लगा है इसके बेस पर आ जाएगा। तो जैसे बेस का वोल्टेज यहां पर बढ़ेगा तो मैंने आपसे बताया है यहां पर क्या है, माइनस वोल्ट है, और ये माइनस वोल्ट चला जाएगा इसके कलेक्टर में, और कलेक्टर से सप्लाई निकल करके आपका कहां, रिले के कॉइल का दूसरा पिन जुड़ा होता है, तो यहां माइनस आ जाएगा। तो मेरे ख्याल से आपको यह समझ में आ गया होगा कि रिले के कॉइल में प्लस माइनस कैसे आया। तो इस तरह से जैसे ये सर्किट कार्य करेगा वोल्टेज बढ़ने पर, ठीक उसी प्रकार से ये करेगा और ये करेगा। तो इस तरह से जब भी वोल्टेज स्टेबलाइजर की आप ट्यूनिंग करें तो आप पहले इसे ट्यून कराएं, उसके बाद इसको, उसके बाद आउटपुट रिले अर्थात तीसरा रिले आपको ट्यून करा देना है। तो इस तरह से आप अपने स्टेबलाइजर की वायरिंग करते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको स्टेबलाइजर की वायरिंग और इसका कार्य समझ में आ गया होगा। थैंक यू।